welcome back. So now we move forward to almost the last stage of this particular topic, that is smog, and there is the solutions to smog. Solutions क्या है smog के? तो start में करना चाहूँगा उन दो चीज़ों से जिनके बारे में मैंने emphasize किया शुरुआत में, और वो थे crop residue burning और brick kiln technology. और vehicular emissions भी थी, लेकिन उसमें मैंने आपको साथ में ही बता दिया था सोल्यूशन क्या होगा कि हम अभी यूरो 2 पे हैं, तो हमें यूरो 4 यूरो 6 हमें दुनिया के साथ अडेप्ट करना चाहिए है, क्योंकि इट विल इंश्योर कि हमारा जो सल्फर कंटेंट है हमारे फ्यूल्स के अंदर वो कम से कम हो. तो वही उसका सोल्यूशन भी था. क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग का क्या सोल्यूशन है और ब्रेक केन्स का क्या सोल्यूशन है? ब्रेक केन्स के बारे में भी हम गुफ्तगू कर चुके थे, जिसके अंदर मैंने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का जिक्र किया था. व्हाट एग्जैक्टली इज ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ. सो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के अंदर द एयर इट ट्रेवल्स, जो आपकी आप कह लें स्मोक है या जो क्या कहते हैं रिजल्टेंट गैसेस निकल रही हैं ऑफ द प्रोसेस, उनको वो एक जिगजैग वे के अंदर ट्रैवल करवाते हैं इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, जिसके अंदर उन्होंने इस तरह से बीच बीच में ब्लॉकेट्स बनाए होते हैं, जिसकी वजह से वो जो स्टाक है वो सारे का सारा इधर से फ्लो करता है और देन इट मूव्स इन अ जिगजैग मैनर. उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि उसके अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं एसेंशियली स्पीकिंग, वो इन ब्लॉकेट्स के साथ लग के उनके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है. सो प्रिंसिपल ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का ये है. अदरवाइज़ क्या होता था, जो बुलट्रेंच टेक्नोलॉजी थे उसके अंदर सीधा सीधा आपकी हवा जो है वो इस तरह से बाहर जाती थी और फिर वो थ्रू द चिमनीज इट यूज्ड टू गो आउटसाइड इनटू द आउटर वर्ल्ड. ठीक है. सो ये हो रहा होता था इन द बुलट्रेंच टेक्नोलॉजी. ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का जो असूल है, ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी रूडिमेंट्री थिंग दैट आई हैव ड्रॉन इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है ना. इसके अंदर काफ़ी साइंस इन्वॉल्व है, हमें पता होने की जरूरत नहीं, बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि पीछे साइंस क्या है इसकी, जो एक ऑर्गेनिक साइंस है. ठीक है. वो ये है. ठीक है ना. बेस लेवल साइंस क्या है वो ये है, सिंपल. तो ये तो होगी ना बात ब्रेक केन्स की. क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग का मैंने आपको बताया था मसला क्या था कि जो फार्मर्स हैं, जो काश्तकार हैं, वो अपने प्रिपरेशन टाइम को एक्सटेंड नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो आग लगा देते हैं. यही था ना, ये बताया था मैंने. अच्छा, उसका हल क्या है? आजकल मार्केट के अंदर 3 तरह की मशीन्स मौजूद हैं जो कि आपके क्रॉप का जो रेजिड्यू है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं या उसकी यूटिलिटी किसी ना किसी तरीके से शो करते हैं, जिसकी वजह से आप उसको फिर जलाते नहीं हैं. वो क्या है? पहली आ जाती है कबोटा मशीन. ठीक है. इट कट्स द क्रॉप वेरी क्लोज टू द सॉइल सर्फेस. ये क्या करती है? इसका काम ये होता है कि ये बहुत ही करीब से काटती है, जिसकी वजह से रेजिड्यू रहता ही नहीं है. ठीक है ना. अगर रहता भी है तो नेग्लिजिबल रेजिड्यू इंश्योर करती है ये. ठीक है. ये नेग्लिजिबल रेजिड्यू को इंश्योर करती है, जिसकी वजह से बर्निंग की ज़रूरत ही नहीं रहती. पहली ये ऑल्टरनेटिव है. दूसरा, जीरो टिलेज ड्रिल पुट्स सीड एंड फर्टिलाइजर एट द सेम प्लेस विदाउट प्रिपेयरिंग द लैंड. यानी सीड को फर्टिलाइजर को एक ही साथ डाल देती है, उसकी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं. यानी आपको टिलेज एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए जिसकी प्रिपरेशन के लिए आपने पहले अपनी क्रॉप जो है क्रॉप रेजिड्यू जो है उसको जलाया. यानी जिस वजह से आप जला रहे थे आपने उस वजह को मिटिगेट कर दिया थ्रू दिस पर्टिकुलर मशीन. ठीक हो गया. राइस स्ट्रॉ चॉपर क्या है? कन्वर्ट्स राइस रेजिड्यू इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. यानी जो राइस रेजिड्यू बच भी जाता है ना, अगर रहता है, तो राइस स्ट्रॉ चॉपर आपने जब काश्तकारी कर ली उसके बाद आपने उस चॉपर को भेजा, उसने उस रेजिड्यू को ही ख़त्म कर दिया. यानी आपने इस वक्त बर्निंग का ऑल्टरनेटिव लेके आ गए. ठीक है. या बर्निंग का ऑल्टरनेटिव लेके आ रहे हैं, जिसके तहत आप कह रहे हैं कि आपको बर्निंग की ज़रूरत ना हो महसूस. बर्निंग के अलावा क्या कर सकते हैं रेजिड्यू को ख़त्म करने के लिए? दैट इज़ द राइस स्ट्रॉ चॉपर, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इनकी इमेजेस मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, बट द इमेजेस डू नॉट रियली मैटर, क्योंकि आप वो ड्रॉ नहीं कर सकेंगे. सो बेहतर बस यही है कि यू अंडरस्टैंड कि ये आपके पास ये नाम है जो कि इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद होने चाहिए. ये नाम और इनकी यूटिलिटी क्या है. तो यूटिलिटी भी आपके सामने लिखी है, नाम भी आपके सामने लिखे हैं. Moving forward with the solutions to smog, अगर general solutions की तरफ आए तो purchase renewable energy, because of course renewable energy जो है it will help to reduce your dependency on fossil fuels. Fossil fuels ये आपके transportation sector में भी involved हैं, fossil fuels ये आपकी energy making में भी involved हैं. Fossil fuel burning is eventually going to cause the increase in the sulfur content in the air,
नॉक्स की इमिशंस में भी इंक्रीज़ का बायस बनेंगे, पर्टिकुलर मैटर की इंक्रीज़ का भी बायस बनते हैं। सो सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैनेजिंग व्हीकुलर इंडस्ट्रियल इमिशंस, उसके अंदर वही बात कि आप या तो आप इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ आना शुरू हो जाएं, ठीक है, जो कि ट्रेंड हो गया है। कुछ यूरोपियन ममालिक हैं जैसे कि जर्मनी, जिसने टारगेट सेट किया हुआ है कि बाय 2030 ऑलमोस्ट 90% ऑफ देयर कार्स हैव टू बी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इस तरह की तमाम बातें, इतने एम्बिशियस गोल्स आप सेट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप यूरो स्टैंडर्ड को आप अपना इंक्रीज़ कर लें ना, कम टू एटलीस्ट यूरो 4। यूरो 4 तक आएँ, उसके बाद यूरो 6 का आप भी सफ़र तय कर लेंगे, बट यू कैन नॉट जस्ट स्टिक अराउंड विद यूरो 2। फिर इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी, अब जहाँ पे आपका आप कह रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आ रहे हैं, लेट्स से यू कैन नॉट कम टू द रिन्यूएबल एनर्जी साइड, देन इंक्रीज द एनर्जी एफिशिएंसी, यूज अप्लायंसेस दैट आर एनर्जी एफिशिएंट, ठीक है ना। डोंट यूज ट्यूबलाइट्स, डोंट, ये बहुत आपको बेसिक सी बात बता रहा हूँ, लेकिन इसकी अगर आप एप्लीकेशन देखें और इसका ओवरऑल यूजेज देखें, और अगर उसके अंदर हम ये थोड़ी सी भी तब्दीली ले आएंगे ना, तो बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है। फॉर इंस्टेंस, ट्यूबलाइट की जगह आप एलईडी का बल्ब लगा लें, इलेक्ट्रिसिटी की कितनी कंजम्पशन बचती है, इस चीज़ का शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं एलईडी लाइट्स एज कम्पेयर टू ट्यूबलाइट्स। सो सिर्फ एक ये चेंज कर दें और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें विद नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स दैट आर इन पाकिस्तान, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़्यादा हम अपनी एमिशन से निजात हासिल करेंगे। फिर यूजिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली यूजर प्रोडक्ट्स आपके आ जाते हैं, इट्स ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग। इसके अंदर लेकिन और चीज़ें भी आती हैं, नॉट जस्ट एनर्जी रिलेटेड, आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो यूज़र फ्रेंडली हों, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हों, तो बेहतर रहता है। फिर पॉलिसी लेवल अगर इंटरवेंशन की बात की जाए कि पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन क्या हो सकती है, इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा मसला है, अब जैसे मैंने आपको जो डेटा दिया, दैट वाज ऑफ पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव, दैट इज़ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एक वन मैन ऑर्गेनाइजेशन है जनरली। अगर बात करें, छोटा सा उनका स्टाफ है गालिबन, लेकिन उसके बावजूद दे डूइंग अ गुड जॉब, आई मस्ट से, कि उन्होंने डेटा शेटा जो इकट्ठा किया उसके लिए। लेकिन मसला क्या आ जाता है, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर, वी डू नॉट हैव एन एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट और डेटा एक्वायरिंग सिस्टम टू बिगिन विद, ठीक है। जिसकी वजह से जब आपको, देखिए, रिसर्च में सबसे पहला काम यही होता है कि आप डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद जाके आप अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, आप स्कोप ऑफ एरिया डिफाइन करेंगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप डेटा इकट्ठा करेंगे, ठीक है। सो आप अगर डेटा ही नहीं इकट्ठा करेंगे तो यू कैन नॉट डिवाइस द वे फॉरवर्ड। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू फर्स्ट कम अप विद द डेटा ना, दैट होल्ड्स योर केस। आपके डेटा ही मौजूद नहीं है सही से, सारे सिटीज़ का तो आपको होना चाहिए कि जितनी भी सिटीज़ हैं, सिर्फ मेट्रोपॉलिटन के ऊपर आप फोकस ना करें, ठीक है। And then lastly, carbon offsetting through tree plantation. Then again, a very general thing, but it always works. Carbon, आपके जो ये trees होते हैं, they act as carbon sinks, they act as air purifiers, natural air purifiers हैं, माने हुए air purifiers हैं historically और हर लिहाज से। तो जितनी ज़्यादा आप reforestation और forestation programs की तरफ जाएंगे, उतना ज़्यादा ही आप जो smog है उससे हाथ अपने हटाने की तरफ जाएंगे, जान छुड़ाने की तरफ जाएंगे। Okay, this ends our session on smog. यहाँ तक हमारा smog खत्म होता है, and this also ends our you can say sub module of air pollution. And now I'll move forward with waste management, जिसके अंदर ख़ुसूसन पेपर को मद्देनज़र रखते हुए hazardous waste के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और उसकी मैनेजमेंट पर। वो जब हो जाएगा तो हमारा जो पोल्यूशन का मॉड्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही छोटा मॉड्यूल है, hardly 1 or 2 presentations of sustainability, and then we'll move to the last module, that is of EIA and SEA, and that will be the end of our course. So with this I can say that we are done with 85% of our course. अब आगे देखते हैं वक्त हमें किस तरह से इजाज़त देता है, कैसे से लेके चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच।